जय हिंद सभी को। चलिए आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इंडिया इकोनॉमी है। भारत की अर्थव्यवस्था पे हम डिस्कस करेंगे और एक अहम मुद्दा होने वाला है। वो कौन सा मुद्दा है आप जानते भी हैं, फील भी करते होंगे। मुद्दा क्या है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। तो वो कौन से कारण हैं या क्या रीज़न है जो ऐसा हो रहा है। अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है काफ़ी बढ़ गया है और क्या लगता है आने वाले समय में ये और बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। आप खुद अपने आप से पूछिए कि आने वाले 5 साल 10 साल में अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब और गरीब हो जाएगा, या अमीर और गरीब के जो बीच का अंतर है वो ख़त्म हो जाएगा, सब एक समान हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? संभव है क्या? संभव है कि नहीं है? इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस कर लेंगे क्या एक आम इंसान अमीर हो सकता है, क्या एक अमीर इंसान गरीब हो सकता है क्या। दोनों चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये अहम मुद्दा होने वाला है, अमीर और गरीब का डिफरेंस। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक कोट से जो कि मेरे जीवन का सबसे अहम कोट रहा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। ये शख्स को आई थिंक आप लोग जानते होंगे। इन शख्स का नाम है वॉरेन बफेट, जो एक तरीके से मेरे गुरु हैं। इनका ही कोट है जिसमें लिखा है, इफ़ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब अगर आप पैसे कमाने के दूसरे तरीका नहीं ढूंढ पाते हैं, अगर आप पैसे कमाते हैं केवल मेहनत करके, विश्वास मानिए आप पैसे कमाते एक दिन निपट जाएंगे। समझते हैं पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? काम करते हैं। बचपन से सिखाया गया हमको पैसे कैसे आएंगे? काम करने से आएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बचपन से हमको सिखाया गया है पैसे कैसे आएंगे? काम करने से आएंगे। 2 प्रकार के काम होते हैं, मतलब काम करने के 2 प्रकार होते हैं। अब जानते भी हैं, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। आपको क्या लगता है कौन से वर्क से ज्यादा पैसे आएंगे? स्मार्ट वर्क, वही आंसर है ना आपका भी। बचपन से बताया गया हमको स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट थिंकिंग करो, स्मार्ट वे से ज़्यादा पैसे बनाते हैं, हार्ड वर्क से कम पैसे आते हैं। तो एक बात बताइए मुझे, हार्ड वर्क होता क्या है? वो ऐसे कौन से काम है जो हार्ड वर्क के अंतर्गत आते हैं? तो कहीं ना कहीं आपको आंसर मिलता होगा मजदूरी, ठीक है। मजदूरी हो गया, किसानी हो गए, ये सब क्या है? हार्ड वर्क है। ये सब क्या है? हार्ड वर्क है। तो स्मार्ट वर्क क्या हुआ? सोचिए, वो काम बताइए जो स्मार्ट वर्क हो। अब आपके दिमाग में आता होगा ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग स्मार्ट वर्क हो गए, जॉब करने वाले लोग स्मार्ट वर्क हो गए, मजदूर क्या हुआ? मजदूरी करने वाले लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर आपको लगता है, पहले मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि आप हार्ड वर्क करते हैं कि स्मार्ट वर्क करते हैं? तो आपको कहीं ना कहीं लगता होगा नहीं यार मैं तो स्मार्ट वर्क करता हूँ। तो ये भ्रम में जीना छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग हार्ड वर्क ही कर रहे होते हैं। हार्ड वर्क मतलब भले हम मजदूरी ना करें लेकिन कहीं ना कहीं मजदूर ही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हम मजदूर ही हैं, वो आप मानते भी हैं, कहीं ना कहीं फील करते होंगे। चलिए समझते हैं पहले डेफिनेशन, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क होता क्या है। ये डेफिनेशन नहीं जानने के कारण ही ये प्रॉब्लम हो रही है। हार्ड वर्क का डेफिनेशन क्या हुआ? आप तब तक पैसे कमाएंगे जब तक काम करेंगे, ठीक है। मतलब काम है तो पैसा है, काम बंद हुआ तो पैसा बंद हो गया। समझ रहे हैं? मतलब काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क क्या हुआ? आप काम करें या ना करें, ठीक है, पैसे फिर भी आते रहें। आप काम करें या ना करें पैसे फिर भी आते रहें, मतलब बिना काम के भी पैसे आते रहें। ऐसा संभव है क्या? सोचिए, ऐसा संभव है? बिना काम करे, बिना मेहनत करे पैसे आते रहें? संभव है? उसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अब आप सोचिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने 1 साल के लिए छुट्टी ले लीजिए, मत काम करिए, तो क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। ज़्यादातर आंसर क्या मिलेगा? नहीं आएंगे। तो वो हुआ ना आपका हार्ड वर्क, कहीं ना कहीं हुआ ना आपका मजदूरी। तो स्मार्ट वर्क क्या हुआ?
देखिए, स्मार्ट वर्क को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा या फिर इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए पैसे कहाँ रखे, बैंक में रखा, ठीक है। 1 लाख रुपए आपने कहाँ रखा, बैंक में पैसा रखा। 1 साल के बाद आपको 5% का ब्याज मिलता है, 5,000 रुपए का ब्याज मिलता है आपको। अब एक बात बताइए, उस 5,000 रुपए के लिए आपने कोई मेहनत की क्या? नहीं की। आपने कभी बैंक में गए पूछने, झाड़ू पोछा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मैनेजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अकाउंट ओपन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, बैंक आपका प्रॉफिट में है कि लॉस में है, कभी पूछे? नहीं पूछे। बिना मेहनत किए आपको 5,000 रुपए मिले कि नहीं मिले? मिले। तो वहाँ पे मेहनत कौन किया? वहाँ पे मेहनत किया आपका पैसा। इसलिए आप एक कोट सुने होंगे ना, डोंट वर्क फॉर द मनी, लेट द मनी वर्क फॉर यू। पैसे को काम पे लगाओ। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कितने लोग पैसे को काम पे लगा रहे हैं वो हमको पता है। सेबी की डेटा है हमारे पास में, पूरे इंडिया में इन्वेस्टमेंट का डेटा भी है, समझ में आता है कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क क्या हुआ? स्मार्ट वर्क मतलब आप हार्ड वर्क से जो पैसे को कमा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हार्ड वर्क से जो पैसे को कमा रहे हैं, उस पैसे को कुछ ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां से पैसा बने। अब 2 चीज हो गई, एक हो गया पैसा कमाना, एक हो गया पैसा कमाना, एक हो गया पैसा बनाना। दोनों में डिफरेंस है ना, ध्यान दीजिएगा। पैसा कमाना, पैसा बनाना। अगर आप केवल पैसा कमाना जानते हैं तो विश्वास मानिए, इन्फ्लेशन, महंगाई के दौर को देखते हुए आने वाले समय में आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आपके एक्सपेंस भी बढ़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके बच्चे बढ़ेंगे, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, महंगाई बढ़ेगी। तो आप पैसा अगर केवल कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये महंगाई की चपेटे में आएंगे आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे से पैसा बनाना सीखना होगा। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप पैसा कमाएं, पैसे को इकट्ठा किए, गांव में गए, एक जमीन लिए, उसको उस पे घर बनाया और घर को किराए पे चढ़ा दिए। अब आप काम करें या ना करें, हर महीने के किराए आएंगे। उसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क। मतलब स्मार्ट वर्क में आप क्या कर सकते हैं? स्मार्ट वर्क में कहीं ना कहीं आपको एक चीज जाननी पड़ेगी जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, ये आपका आता है इन्वेस्टमेंट। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात आ ही रही है तो फिर से उसी शख्स से मिलते हैं जिनका नाम है वॉरेन बफेट। दुनिया में अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो और वॉरेन बफेट का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निवेश की दुनिया में भगवान कहलाने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है वॉरेन बफेट। अब वॉरेन बफेट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से एक सवाल पूछा गया था। कुछ लोगों ने, इंटरव्यूअर ने पूछा था वॉरेन बफेट से कि सर आप इतने अमीर कैसे बन गए, इतने रिच कैसे बन गए? वॉरेन बफेट मुस्कुराए और उन्होंने ये सवाल वहां बैठी हुई जनता से पूछा। जानना चाहते थे कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। वॉरेन बफेट ने लोगों से सवाल पूछा कि आप लोग बताइए कि मैं इतना अमीर कैसे बन गया। तो बहुत से लोगों ने आंसर दिया। आप वॉरेन बफेट का अगर हिस्ट्री जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। 11 साल की उम्र में उन्होंने न्यूज़पेपर फेंकते थे, न्यूज़पेपर सेल करके पैसा कमाए, पैसे को निवेश किया, धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट करी और बहुत पैसे बनाए उन्होंने। तो वॉरेन बफेट के बारे में लोगों का विचार था कि उनके अंदर पेशेंस अच्छा है। वॉरेन बफेट के अंदर क्या है? पेशेंस अच्छा है, धैर्य जिसको बोलते हैं, और इनको नॉलेज अच्छी थी, ठीक है। नॉलेज जिसमें निवेश कर रहे हैं, कहाँ निवेश कर रहे हैं उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए। इनको नॉलेज अच्छी थी। लोगों का कहना था ना कि सर आपके पास नॉलेज अच्छी है, पेशेंस अच्छा है, और नॉलेज, पेशेंस, और क्या बोल सकते हैं, गाइड, इनको गाइडेंस अच्छी मिली, इनको गुरु अच्छे मिले। बेंजामिन ग्राहिम इनके गुरु का नाम है। इनको गाइडेंस अच्छी मिली, पेशेंस, नॉलेज, गाइड, और क्या लगता है आपको? पैसा मान लीजिए, पैसा हो गया। एक अहम चीज जिसको बोलते हैं लक, कि सर आपकी लक अच्छी थी, आपने पैसे बनाए, जिस कंपनी डाले वहां पैसे डबल ट्रिपल हो गए। तो लोगों का आंसर ये था कि सर ये सारे गुण आपके अंदर हैं जिसके कारण से आपने बहुत बड़े पैसे बनाए।
सेम वॉरेन बफेट मुस्कुराए और उनका सिंपल सा आंसर दिए। उन्होंने कहा मान लीजिए ये सारे क्वालिटी के कारण अगर मैं इतना रिच बना हूं तो एक काम करते हैं, ये सारे क्वालिटी उठाकर किसी बच्चे के अंदर डाल दिया जाए उसी उम्र में जिस उम्र में मुझे वो ज्ञान मिला था, 11 साल की उम्र में मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, वॉरेन बफेट बहुत गहरी बात बोले थे उस दिन। उन्होंने बोला ये सारे क्वालिटी के सारे गुण लेके किसी बच्चे के अंदर डाल दी जाए, बस शर्त एक है, उस बच्चे को पैदा कर देते हैं कहाँ पे, मान लीजिए अफ्रीका में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, और आपको पता ही है जो बेकार कंट्रीज हैं उनका नाम ले लीजिए। बच्चे को सारी क्वालिटी देकर उसको पैदा कर देते हैं अफ्रीका में। क्या लगता है आपको कि वो 5-10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो वॉरेन बफेट बन जाएगा? मोस्टली लोगों का आंसर होगा नहीं। ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, वॉरेन बफेट ने एक बात बोली और जो मुझे हिट कर गई उस समय पे। वॉरेन बफेट ने बात बोला कि पैसा मैंने नहीं बनाया है, पैसा हमारे कंट्री ने बनाया है। अगर सोचिए अमेरिका डेवलपिंग से डेवलप्ड नहीं होती, अगर अमेरिका की ग्रोथ नहीं होती, वहां की कंपनियों का ग्रोथ नहीं होता, वो तो इन्वेस्टमेंट किए थे ना, तो उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती क्या? नहीं बढ़ती। मतलब सबसे पहला टास्क है आपको निवेश करने की गुण नहीं सीखने। आप जिस कंट्री में हैं, जिस देश में हैं, क्या वो देश आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्या वो कंट्री आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्या वो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर आपको ये डाउट है, विश्वास मानिए पैसे कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि डाउट है तो आपको पेशेंस कभी होगा ही नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास कोई बंदा आया और बोला सर आप 500,000 रुपये का SIP करिए, 10 साल के बाद इतना रिटर्न बन जाएगा, और 3 महीने 6 महीने के बाद मार्केट कंटिन्यू गिर गया। अब आपके अंदर पेशेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है। किस पे ट्रस्ट था आज तक? अभी तक किस पे ट्रस्ट था? सामने वाले बंदे के ऊपर। फिर आपको क्या लगेगा? बंदे ने झूठ बोला। इसलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कंट्री में हैं, जिस कंट्री में निवेश कर रहे हैं, वो कंट्री आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब बात करते हैं अपनी कंट्री की, इंडिया की बात करते हैं। जैसा आप जानते भी होंगे, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कितने नंबर पे हम लोग? 4th नंबर पे। कुछ लोगों का कहना होगा सर क्या बात कर रहे हैं, 4th थे हम 6 पे आ गए हैं अभी, आप सर 4 पे अटके हुए हैं। चलिए वो डेटा भी देख लेते हैं ना। पहले 4 से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन कंट्री हैं जो हमसे ऊपर हैं। USA हो गई, चाइना हो गई, ये आपकी जर्मनी हो गई, ठीक है, ये जापान थी जहां पे हम इंडिया हो गए, जापान, UK। अभी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करेंगे तो आप सुने भी होंगे इंडिया 4th से 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी आ गई है। इकोनॉमी की डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया ना कि जिस कंट्री में आप पहले निवेश करने से पहले उस कंट्री के इकोनॉमी को जानना जरूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये शेयर मार्केट बढ़ेगा, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो शेयर मार्केट नहीं बढ़ेगा, सवाल ही नहीं है। तो ये 4th और 6th के बीच में जो डाउट है ना, वो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जैसे आप देखे होंगे, फर्स्ट पे USA, चाइना, जर्मनी, जापान, UK एंड द 6th वन इज राइट नाउ इज इंडिया। अब ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो ग्लोबली रेटिंग होती है, ये लार्जेस्ट की जो रेटिंग है, आप देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, यहाँ पे डिफाइन है, ये डॉलर बेस पे एक्चुअली थोड़ा सा। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, रुपए की वैल्यू घटती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी उससे इंपैक्ट होती है। इस कारण से हम 6th लार्जेस्ट पे चले गए हैं। लेकिन PPP की बात की जाए, परचेजिंग पावर पैरिटी, इस केस में बात की जाए, तो अगर इस केस में बात की जाए तो आप देखेंगे इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? ठीक है, देखिए GDP की बात करेंगे, नॉमिनल GDP में तो इंडिया 6th लार्जेस्ट पे है। अगर हम परचेजिंग पावर की बात करेंगे तो इंडिया अभी भी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे आगे चलकर। और एक चीज और सुने होंगे आप, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अच्छा, इकोनॉमी ना समझना इतना टफ नहीं है। इकोनॉमी को समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इकोनॉमी क्यों बढ़ती है, या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी क्यों इतनी बढ़ेगी, घटेगी, या इंडिया की इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। थोड़े से रीजन समझेंगे, थोड़े से कारण समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आप सुने भी होंगे, ये थोड़ा सा बैक डेटा देख लेते हैं। 1996 में इंडिया जो है नियर अबाउट 16 के रेंज पे होता था, 16 नंबर पे। आज हम कितने पे आ गए? 4 नंबर पे। ठीक है, आप सुने होंगे। एक डेटा देता हूं आपको। 1947 में इंडिया आजाद हुई थी। 1947 में इंडिया की इकोनॉमी करीब 3 लाख करोड़ था। 1972 25 साल के बाद यह हमारी इकोनॉमी करीब 7 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। 1997 में इकोनॉमी हमारी करीब 22 लाख करोड़ तक पहुंच गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, 25 साल का गैप है ना, 25 साल, फिर 2022 जब आया, 2022 में इकोनॉमी हमारी 22 लाख करोड़ से सीधा 270 लाख करोड़ तक पहुंच गई। बहुत ज्यादा जंप कर गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। याद करिए 2022 में सेलिब्रेट भी किए थे हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, 75 वर्षगांठ, आजादी का 75 वर्षगांठ, अमृत महोत्सव, और एक शब्द दिया गया अमृत काल। 2022 में जब आप 25 साल जोड़ते हैं ना तो कितना होता है? 2047। अब आप सोचिए, जब इकोनॉमी हमारी 22 लाख करोड़ से 270 लाख करोड़ पहुंच गई तो कितने चेंजेस आए होंगे, कितने पैसे बने होंगे। इसके पीछे कारण देखेंगे तो बहुत सारे कारण हैं। ग्लोबलाइजेशन कारण है, आपका लिबरलाइजेशन कारण है, बहुत सारी पॉलिसीज आई थी जो इंडिया की इकोनॉमी में काफी सपोर्ट की। अधिक जानकारी के लिए हमारी किताब है, उसको पढ़ सकते हैं आप। इकोनॉमी पे एक किताब है पूरी हमारी, उसको आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। प्लस एक और बुक है इंडिया एट 100, उस किताब में भी इकोनॉमी को काफी डिटेल में बताया गया है। अब सवाल आता है कि 1979 से 2022 तक जब इकोनॉमी हमारी इतनी इंक्रीज हुई तो रिजल्ट क्या थे उसके? आप सुने भी होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े रिटर्न्स दिए हैं। 10-10 हजार रुपए कितने रिटर्न्स बने हैं आप सोच नहीं सकते। ये इतने रिटर्न्स बने क्यों हैं ये भी समझेंगे आगे। अब बात करते हैं आने वाले समय की कि क्या लगता है इकोनॉमी हमारी आगे ग्रो होगी कि नहीं होगी। तो ये देखिए, कुछ एक एक्सपेक्टेड डेटा है। 2022 में आप कितने ट्रिलियन इकोनॉमी है हमारी, आप जानते भी हैं 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 2047 तक टारगेट कितना है? 55 ट्रिलियन। मतलब अगर बात करेंगे तो करीब 300 लाख करोड़ की इकोनॉमी है आज की डेट में हमारी, और प्लान हो रही है करीब 4000 लाख करोड़ की इकोनॉमी की। मतलब 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 12 टाइम्स की इकोनॉमी हमारी डबल और ट्रिपल होगी। मतलब इतनी गुना बढ़ेगी। सोचिए, जब इकोनॉमी इतनी बढ़ेगी तो रिटर्न्स कितने मिलेंगे आपको, कितना आने वाले समय में कितना पैसा बन सकता है, आप सोच नहीं सकते। विश्वास मानिए, कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। इस 25 साल का नाम दिया गया है इसलिए अमृतकाल, इसी को बोलते हैं अमृतकाल। यहां तक बहुत डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं इकोनॉमी बढ़ती क्यों है, मेन खास कारण क्या है, और ये बहुत अहम है। आप ध्यान देंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ द मनी बोलते हैं इसको। जितना आप खर्च करेंगे, ये बहुत है, जितना आप खर्च करेंगे उतना किसी को इनकम होगा, और जितना इनकम होगा वो उतना खर्च करेगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ द मनी, यही है सारा गेम, यही है। जितना आप खर्च करेंगे, आपका हर एक रुपए खर्च दूसरे की इनकम है। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतने कंपनी को प्रॉफिट होगा, उतना लोगों को प्रॉफिट होगा, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा वो खर्च करेंगे। अगर सोचिए, अगर आप खर्च कम कर दें तो दूसरे की इनकम कम हो जाएगी, उसकी इनकम कम होगी तो उसके खर्च कम हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा। तो परचेजिंग पावर पैरिटी यही है, जितना आप खर्च करेंगे उतना इकोनॉमी ग्रोथ होती है, कोई भी कंट्री हो। अब आपको ध्यान देना है कि दुनिया में जिस कंट्री के पास सबसे ज्यादा लोग हैं खर्च करने वाले, मतलब उस कंट्री में सबसे ज्यादा लोग हैं जो खर्च कर रहे हैं, वो कंट्री कभी गरीब नहीं होगी। कंट्री की बात हो रही है, लोग गरीब होंगे नहीं होंगे वो अलग मैटर है। जीडीपी इंक्रीज होगी, जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज होगी नहीं होगी वो अलग मैटर है। पर कैपिटा की बात करेंगे तो हर एक इंसान अमीर नहीं होने वाला है। जीडीपी की बात करेंगे तो इंडिया, नो डाउट इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। कैसे? इस सर्कुलर फ्लो ऑफ द मनी को समझते हैं। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। कैसा एग्जांपल लेते हैं? मान लीजिए आपके घर के बाहर एक शॉप ओपन करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 2 बंदे हैं, ए, बी और एक और बंदा है सी, 3 लोग हैं। अब एक ए प्लस बी
ए बंदे को एक शॉप ओपन करना है, कोई क्लाइंट, कोई बंदा है जिसका नाम ए है, उसको शॉप ओपन करना है, लेकिन उसके पास मात्र 50,000 रुपए हैं। बी आता है उसके पास में और 50,000 रुपए दे देता है अपना। बी वाला बंदा आया, 50,000 रुपए दे दिया ए को, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर एक शॉप ओपन कर दी। ये दोनों क्या बन जाएंगे? 50-50% के पार्टनर। ए और बी ने मिलकर एक शॉप ओपन कर दिया, 50-50% के पार्टनर बन गए और शॉप चला रहे हैं, ठीक है। ए आपका ओनर हो गया, बी आपका क्या कहलाएगा? बी आपका कहलाएगा पार्टनर। पार्टनर बोल लीजिए, इन्वेस्टर बोल लीजिए, पार्टनर बोल लीजिए, इन्वेस्टर बोल लीजिए, या फिर शेयर होल्डर बोल लीजिए। ठीक है, तीनों का मतलब सेम है ना। पार्टनर बोल लीजिए, इन्वेस्टर बोल लीजिए, शेयर होल्डर बोल लीजिए, तीनों का मतलब सेम है यहां पे। अब एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए जो बंदा ए है उसको 1 साल के बाद 20,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना? 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1 साल के बाद जो उसका पार्टनर है उसको शॉप पे आता है और अपने प्रॉफिट का हिस्सा मांगता है। तो क्या लगता है, ए वाला जो बंदा है वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा बी के साथ शेयर करेगा कि नहीं करेगा? करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? भले इच्छा ना हो, मान लीजिए ए वाले बंदे की इच्छा ना हो देने की, लेकिन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी क्या कहलाएगा? बी आप उसका पार्टनर है। एग्रीमेंट तो बना होगा, एग्रीमेंट में लिखा होगा कि ये 50% के आपके शेयर होल्डर हैं, तो अपने प्रॉफिट का हिस्सा इसको बी को देना पड़ेगा। अब एक सवाल आता है कि ए को प्रॉफिट कितना हुआ था? 20,000 रुपए। कैसे हुआ होगा? ये जो शॉप है ये मिठाई की दुकान है। अब मान लीजिए एक बंदा है जो सी नाम का बंदा है, वो बहुत मिठाई खरीदता है। वो शादी में, बर्थडे में, पार्टी में बहुत मिठाइयां खाता है। वो उसने इतनी मिठाइयां खरीदी कि जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है ए को, वो किससे हुआ है? सी से हुआ है। अब सोचिए ए वाला बंदा अपने प्रॉफिट का हिस्सा क्या वो सी के साथ शेयर करेगा? कभी नहीं देगा। अपने प्रॉफिट का हिस्सा सी के साथ शेयर करेगा? कभी नहीं करेगा। अच्छा, सी क्या कहलाएगा उसका? सी मतलब कस्टमर हो गया उसका, मतलब ग्राहक। ये बिजनेस ओनर हो गया ए, बी हो गया पार्टनर हो गया, सी क्या हो गया? कस्टमर हो गया। कस्टमर मतलब कस्टमर। सी का कस्टमर का मतलब ये होता है कष्ट से मरना। अब सारा गेम समझिएगा। अब ए वाला जो बंदा है वो चाहता है हमेशा प्रॉफिट हो। ए को प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिक बी को प्रॉफिट होगा। ए वाला चाहता है कि हमेशा मुझे प्रॉफिट हो, तो क्या करेगा वो? जितने लोग मिलेंगे जीवन में, जहां जहां से लोग मिलेंगे, उसको लोगों को पकड़ के अपने शॉप का कस्टमर बनाएगा कि पार्टनर बनाएगा? आपका आंसर कस्टमर ही होगा। लोगों को पकड़ के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से लोगों को अपने शॉप का क्या बनाना चाहेगा? वो कस्टमर। क्योंकि जितने ज्यादा कस्टमर उतना उसको बेनिफिट, और जितना इसको बेनिफिट पार्टनर को उतना बेनिफिट। समझ रहे हैं आप? ये इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमर और पार्टनर का गेम। समझ रहे हैं? यही गेम है, कस्टमर और पार्टनर का गेम। एक साइड कस्टमर हो गया, एक साइड पार्टनर हो गया। कस्टमर और पार्टनर का गेम बोला जाता है इसको। अब थोड़ा सा विचार करिएगा आप, आज रात को अच्छे से विचार करिएगा कि जीवन में आज तक आप किसी भी कंपनी के कस्टमर है कि पार्टनर है? किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट घिस रहे हो या किसी भी कंपनी का ऑयल यूज कर रहे हो, चाहे बाइक में लगी हुई टायर क्यों ना हो, आपके मोबाइल में लगा हुआ सिम क्यों ना हो, हर एक कंपनी के क्या है? आप कस्टमर हैं। आप कस्टमर हैं कि बनाया गया है आपको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से? विश्वास मानिए 25 बार एडवर्टीजमेंट आता है ना कि ये क्रीम लगाने से इंसान गोरा हो जाता है, आज तक कोई नहीं हुआ हो, लेकिन एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। 10 बार एडवर्टीजमेंट आ जाए कि ये ऐसा पाउडर है, वॉशिंग पाउडर, जिससे कपड़े बहुत साफ होते हैं, विश्वास मानिए श्रीमती जी वही पाउडर मंगा लेती हैं एक बार। वो काम करे ना करे बात की बात है। इसको बोलते हैं टेम्पटेशन क्रिएट करना। किसी भी बिस्किट का इतना अच्छा एडवर्टीजमेंट करते हैं कि एक बार मंगा के खा के देखते हैं यार। तो हर जगह से हमें टेम्प्ट करके या फिर इन्फ्लुएंस करके क्या बनाया जाता है? कस्टमर। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा कस्टमर उतना बेनिफिट किसको? कंपनी को। अब आप सोचिए, अगर आप ए की जगह होते तो आपकी नीयत क्या थी? लोगों को पकड़ के कस्टमर बनाने की।
आप एक छोटे से व्यापारी हैं, आपकी नीयत क्या है? लोगों को पकड़ के कस्टमर बनाने की। तो बड़ी कंपनियां बैठी हैं आपको पार्टनर बनाने के लिए। और क्या लगता है जितने ऊपर की कंपनियां हैं, जितने लोग हैं, वो एक दूसरे के पार्टनर है कि नहीं? वो एक दूसरे के पार्टनर है, लेकिन आपको क्या बनाते हैं? कस्टमर। आप क्या बनते हैं यहाँ पे? कस्टमर। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है कि इस कंपनी के आपको पार्टनर बनना है या शेयर लेना है, ये जस्ट एग्जांपल है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस। आप जानते ही हैं। आज वो कितनी बड़ी कंपनी है? करीब 20 लाख करोड़ की कंपनी है। आप जीरो रख के ट्राई करिएगा कि 20 लाख करोड़ में जीरो कितने आते हैं। अब क्या लगता है कि ये पहले इतनी बड़ी कंपनी थी क्या? नहीं थी। अब देखिए 2006 में कंपनी का साइज कितना था? करीब 2 से 2500 करोड़। आज वो कितनी बड़ी कंपनी है? 20 लाख करोड़। अब एक बात सोचिए कि फायदा किसको मिला होगा? जो इस कंपनी के लॉयल कस्टमर है 20 साल से, या इस कंपनी का जो पार्टनर है? आंसर आई थिंक आपको पता हो गया होगा। ये कंपनी इतनी ग्रो क्यों होती है? इतने रिटर्न्स कैसे मिलते हैं? समझिएगा ना। शॉप की कीमत कितनी थी? 1 लाख रुपए। कंपनी इतनी ग्रो कैसे होती है? अब क्या लगता है कि मान लीजिए जो ए वाला बंदा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, अच्छी मिठाइयाँ बेच रहा है, अच्छा फीडबैक मिल रहा है, तो 1-2 साल 3 साल के बाद उसके शॉप की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? नो डाउट बढ़ेगी, अगर अच्छा काम कर रहा है तो। मान लीजिए शॉप की वैल्यू हो जाती है 2 लाख रुपए, तो शॉप की वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। तो जो पार्टनर है भी, उसका पार्टनरशिप कितना था? 50%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख। तो पार्टनर की वैल्यू क्यों बढ़ गई, या पार्टनर के शेयर की वैल्यू क्यों बढ़ गई? क्योंकि शॉप की वैल्यू बढ़ गई। शॉप की वैल्यू क्यों बढ़ गई? क्योंकि कस्टमर बढ़ गए। कस्टमर बढ़ गए तो प्रॉफिट बढ़ा, मार्जिन बढ़ा, जिससे कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। इसलिए चारों तरफ घूम फिर के आपको क्या बना जाता है? कस्टमर। ये एक्चुअल गेम है आपका, कस्टमर और पार्टनर का। अब आपको क्या बनना पड़ेगा? पार्टनर। विश्वास मानिए, शेयर मार्केट इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन बिकम ए पार्टनर ऑफ एनी कंपनी। अदरवाइज डायरेक्ट और कोई रास्ता नहीं है। आज के रेट में अगर बात करेंगे ना, तो 2 तरीके से पैसे बनाए जा सकते हैं। बहुत बड़े पैसे बनाने हैं तो 2 तरीके हैं। या तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर लीजिए, या तो आप बड़े बिजनेस के पार्टनर बन जाइए। आप ध्यान दीजिएगा, आप चारों तरफ अपने देख लीजिए, न्यूज़पेपर में, टीवी में, एडवर्टीजमेंट में, बड़े बड़े जो भी आपका रोल मॉडल है आज के डेट में, हर कोई बंदा मिल के आपको क्या बनाने में लगा हुआ है? कस्टमर। विश्वास मानिए, आप सोचिए इंडिया के टॉप रिच पर्सन का नाम नोट कर लीजिए, कई लोगों के नाम नोट कर लीजिए, और मुझे एक भी किसी का ऐसा किताब बताइए जिसको पढ़ के आपके परिवार के जीवन में काफ़ी, परिवार के बच्चों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन है। मिलेंगे? बहुत कम मिलेंगे आपको, ना के बराबर कभी। लेकिन मेरी किताब अवेलेबल है, तो आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं। तो आपको अब विचार करना पड़ेगा, हाउ टू बिकम ए पार्टनर ऑफ आवर इकोनॉमी के हम कस्टमर हैं। विश्वास मानिए, जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी हमारी आज 4th लार्जेस्ट 6th लार्जेस्ट हो गई। 20-25 साल पहले हम 15-16 पे होते थे, आज हम 4 पे आ गए। अगर यही आप बात अपने पापा से बताएंगे या घर में बताएंगे कि देखो हम 16 नंबर से हम 4 नंबर पे आ गए, वाओ ग्रेट, अचीव कर लिए, तो लोगों का आंसर क्या होता है? लोगों का सवाल क्या होता है? सर हमको क्या मिला? इंडिया इतने पे आ गया। नो डाउट सर, हमारी सैलरी बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ गई। आज 30-40 हजार 50 हजार रुपए कमा तो रहे हैं, जो एक समय पे इम्पॉसिबल था हमारे दादाजी के लिए। अगर दादाजी होते, ये सुनते कि आज उनका पोता 40-50 हजार 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो उनको लगता वाह बेटा तुम बहुत बड़ा अचीव कर लिए, 1 लाख रुपए महीने का। विश्वास मानिए, अच्छे सिटी में कभी रेट पता करके देखिए फ्लैट के और जमीनों के, तो आपको पता चलेगा कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए कुछ नहीं है। आप 20 साल 25 साल मेहनत करके पैसे कमाएंगे तो जाके एक जमीन खरीद पाएंगे। तो सैलरी तो इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है, लेकिन महंगाई भी डबल हो जाती है, महंगाई भी बढ़ती है, खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपसे खर्च कराए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा आप खर्च करेंगे उतनी इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी।
इसलिए आप चारों तरफ अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपसे केवल खर्च कराए जाते हैं, और खर्च कराने का सिस्टम अलग है, जिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप खर्च करते हैं या आपसे खर्च करवाए जाते हैं। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आप खर्च करते नहीं, आपसे खर्च करवाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप खर्च कम करेंगे तो इकोनॉमी कमज़ोर हो जाएगी। अब ऐसा साइकिल बन चुका है कि आप खर्च चाहें या ना चाहें, खर्च तो करना पड़ेगा आपको। एक लाइफ स्टैंडर्ड या फिर जो भी आपकी लाइफ जो स्टैंडर्ड है उसके चक्कर में आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। दो खर्च होते हैं, एक होते हैं जरूरत के, एक होते हैं दिखावे के। विश्वास मानिए अधिकतर खर्च लोग दिखावे में करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे डिस्कस करेंगे कि खर्च को कैसे कंट्रोल करें और निवेश में की दुनिया में कैसे आकर हम छोटे छोटे पैसों का निवेश कर सकते हैं और अपने और स्मार्ट वे से, स्मार्ट वर्क से पैसे को कैसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमी को लेकर अगर कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। इकोनॉमी इंडिया की ज़बरदस्त स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले लोग कहाँ पे हैं? इंडिया में हैं। इंडिया में क्यों हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहीं पे है तो इंडिया में है। केवल पॉपुलेशन नहीं, आप देखेंगे तो इंडिया इज़ द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ हैं? इंडिया में हैं। सबसे ज़्यादा यंग लोग कहाँ हैं? इंडिया में हैं। सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग कहाँ हैं? आपको जापान और चाइना में मिलेंगे। और यहाँ की यंग, यहाँ के बच्चे दबा के खर्च कर रहे हैं। विश्वास मानिए, कभी अगर डाउट हो कि यहाँ के लोग खर्च नहीं कर रहे हैं तो चौपाटी जाके देखिए, रात को रेस्टोरेंट में जाके देखिए, भीड़ लगी है, लोग खर्च कर रहे हैं, दबा के खर्च कर रहे हैं। जिससे एक अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है कि लोग जितना खर्च करेंगे उतना इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर सबको निवेश करने लगेंगे दिक्कत हो जाएगी। तो खर्च का सिस्टम नहीं रुकने वाला इंडिया में। तो ये खर्च का सिस्टम कैसा है, कैसे काम करता है? हमारी मुलाकात हुई थी एक इकोनॉमिस्ट से जिन्होंने ये समझाया था कि खर्च का सिस्टम ऐसा रेडी किया गया है कि लोग खर्च करेंगे करेंगे। पहले के डेट में लोग कैश में खर्च करते थे, अब के डेट में लोग यूपीआई में खर्च करते हैं। तो पहले आप कैश में कभी खर्च करिए तो बड़ी तकलीफ होगी आपको। आप 5,000 रुपये निकाल के 100 रुपये निकाल के खर्च करिए, देखिए आपकी आत्मा कांप जाएगी। बहुत सारे खर्च हो रहे हैं, वही यूपीआई से दीजिए, आपके भावनाएं खत्म हो गई हैं, ज़्यादा खर्च हो रहा है। पहले के डेट में लोग कमाते थे फिर खर्च करते थे, आज के डेट में लोग पहले खर्च कर रहे हैं फिर कमा रहे हैं, ईएमआई। तो सिस्टम ऐसा तैयार कर दिया गया है जिससे लोग चाहें या ना चाहें खर्च बढ़ेंगे। और पूरी दुनिया में खर्च सबसे ज़्यादा कहीं होता है, कंज्यूमर देश देखेंगे तो हमारी इंडिया है, जिसके कारण हम इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है और आने वाले 15-20 साल 25 साल काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। आप ये सर्च भी कर सकते हैं यंगेस्ट नेशन कौन है, अभी इंडिया है, और आने वाले 25-30 साल तक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यंगेस्ट नेशन कौन बना रहेगा? इंडिया बना रहेगा। इसी के साथ मैं सेशन यहीं पे एंड करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। पार्टनर और कस्टमर का गेम समझ में आया होगा आपको कि कस्टमर तो हम है ही हैं, कहीं ना कहीं हमें पार्टनर बनने की दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।